एक अजीब सा चोटी बनाए हो। जिंदागदा, जिंदागदा चोटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और वो फिर नल्ला मल्ला, बताओ ऊपर से नीचे तक, नल्ला मल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा, हाँ, मुलयगिरी सबसे नीचे में, ठीक। नियम, नागरी भी है, मुलयगिरी, ठीक, सबसे नीचे मुलयगिरी। नियमगिरी कहाँ पे है? ऊपर ओडिशा में, ठीक। हो गया। अब इसमें जो है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार जो पढ़ रहे हैं उसमें मेजर्स उसका सीमांकन करती है, ठीक, उसको पढ़ लिया। अब उसके अंदर अंदर में और कुछ कुछ पहाड़ और पठार ये सब है, उसको देखेंगे आज, ठीक। ये क्लियर है कि नहीं है? लिखा है वो नहीं दिख रहा होगा ना, लेकिन रीजन है उसमें बता देती हूँ क्या क्या है। ये वाला अपना पार्ट हो गया, पश्चिमी घाट, ठीक, पढ़ लिए। पूर्वी घाट भी पढ़ लिए, ऐसे आता है लगभग ये, ठीक। पूर्वी घाट भी हो गया, अरावली पर्वत भी हो गई, ये इसका क्या है? सीमा बनाता है, ठीक। इसके अंदर में कुछ कुछ पहाड़ कुछ कुछ क्षेत्र है, मैप ड्रॉ करते जाएंगे आप लोग। जैसे यहाँ पे है छोटा नागपुर का पठार, बताई थी छोटा नागपुर का पठार लगभग इसके आसपास में, ठीक है। मेन कहाँ पे पड़ता है ये? झारखंड, छोटा नागपुर का पठार मेन पड़ता है झारखंड में। उसके अलावा फिर आसपास के क्षेत्र में उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ है, ठीक। हमारे यहाँ भी फैला हुआ है छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पे आता है? जशपुर का जो पठार पड़ते हो आप लोग, वो इसी का पश्चिमी भाग है, ठीक है। ये हो गया छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार अपने आप में दो भाग में बटा हुआ है, इसके बीच से बहती है दामोदर नदी, ठीक। दामोदर नदी ये भी कहाँ से बहती है? रिफ्ट वैली से, ठीक, दरार से बहती है। दामोदर नदी, ठीक। दामोदर नदी इसको दो भाग में बांटती है, एक हजारीबाग का पठार, हजारीबाग का पठार, और दक्षिण रांची का पठार। ये क्षेत्र क्या है? खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, मतलब बहुत सारे खनिज संसाधन मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये भी क्या है? प्राचीनतम चट्टान है, प्राचीनतम चट्टान है, ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की पहाड़ी, पारसनाथ की पहाड़ी। इसी को ही सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं, मेद पर, ठीक, मेद शिखर। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई है 1365 मीटर, ठीक। कितना हुआ? छोटा नागपुर का पठार, क्या? पठार ये प्लेटू है, पहाड़ नहीं है, ठीक। पहाड़ और प्लेटू में अंतर ये है कि पहाड़ ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर से होता है, ठीक। प्लेटू में, प्लेटू ऊंचा तो होता है लेकिन उसमें शिखर नहीं होता है, ऊपर जो है प्लेन रहता है, ठीक। दोनों में अंतर ये है। प्लेटू है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। बीच से कौन सी नदी बहती है? दामोदर नदी बहती है। दामोदर नदी बहती, वो भी एक रिफ्ट वैली से बढ़ती है, दरार से बहती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे, दो तीन नदियां ही हैं जो दरार से बहती है। दामोदर नदी हो गई, इसको दो भाग में बांटती है। ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? हजारीबाग का पठार। नीचे वाले भाग को बोलते हैं रांची का पठार। पूरा जो छोटा नागपुर का पठार है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ की पहाड़ी, जिसको सम्मेद शिखर के नाम से भी जानते हैं। उसकी ऊंचाई कितनी है? 1366 मीटर। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, 1366 है इसमें दिया हुआ है, लेकिन अगर 1365 आता है तो वो भी उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि पहले जब क्वेश्चन आया हुआ है तो 1365 आंसर ले चुके हैं, ठीक। तो ये दोनों बात को ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट में 1365 भी लिख के रख लिए रहो, ठीक है। ये हो गया। और यही जो
पारसनाथ की पहाड़ी है या समेत शिखर है, ये क्या है? जैन धर्म अवलंबियों का प्रमुख धार्मिक स्थान है। पार्श्वनाथ को जानते हो, 23वें तीर्थंकर, उन्हीं का इसको उसके नाम पर ही इस नाम का पहाड़ी का नामकरण किया गया है, पारसनाथ, पार्श्वनाथ। ठीक, तो एक और पॉइंट लिख सकते हो, पार्श्वनाथ से संबंधित। पार्श्वनाथ कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। ठीक, ये हो गया। ये पहाड़ी थोड़ा और ज्यादा अच्छे से आप लोग याद रख लेना, क्योंकि पिछले साल क्या हुआ था, जैन लोग जो है ना, इसी पहाड़ी में जाके वो लोग अनशन या कुछ तो कर रहे थे। मतलब ये पारसनाथ की पहाड़ी बहुत हाईलाइटेड थी पिछले साल, कि जैन धर्म लोग यहीं पे हर अनशन वंशन कुछ कर रहे थे, कोई गुरु थे इसलिए। ठीक, तो इसको आप ध्यान रख लोगे, स्टार मार्क करके रख लिए रहो। पहले पूछ भी चुका है, ये हुआ। ठीक, और क्या है? खनिज संसाधन से परिपूर्ण है और प्राचीनतम चट्टान है। ठीक है, अब इसके अलावा है, यहाँ पे फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। इतना नोट कर लिए? हो गया? अभी आए वो लोग कर ले हो क्या? लेट से नहीं आना है, ठीक है? 7 बजे, मतलब 7 बजे, 7, 2, 3 तक चलता है। छोट छोटा नागपुर का पठार, ठीक, इस वाले क्षेत्र में है, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में। ठीक, इसके बीच से एक नदी गुजरती है, कौन सी? दामोदर नदी। दामोदर नदी भी किससे गुजरती है? दरार से गुजरती है। ठीक, पठारे बीच का जो क्षेत्र जाता है वो दरार कहलाता है, उससे गुजरती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को 2 भाग में बांटती है, उत्तरी दक्षिणी। उत्तरी को बोलते हैं हजारीबाग का पठार, ठीक, दक्षिणी को बोलते हैं रांची का पठार। ठीक, छोटा नागपुर के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन से है? पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक, वही बोलते हैं समेत शिखर। उसकी ऊंचाई कितना बता रही हूँ? 1366 मीटर। ठीक, इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि 1366 इसका ऊंचाई है, ऑथेंटिक बुक में दिया हुआ है, लेकिन 1365 पहले आंसर ले चुके हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखे बोल रही हूँ कि ब्रैकेट में 1365 भी लिख लिए रहो। ठीक है, नीचे रांची का पठार। हाँ, वो ये बीच से क्या बह रही है? दामोदर नदी। ऊपरी भाग को अलग नाम दे दिए, नीचे भाग को अलग नाम दे दिए। हो गया? और क्या बताई? प्राचीनतम चट्टान है, ये बताई पूरा छोटा नागपुर के पठार के बारे में। मेन कहाँ पे फैला हुआ है ये? झारखंड में, थोड़ा बहुत क्षेत्र इधर उधर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में भी मिल जाता है। अब क्या देख रहे हैं अपन? विंध्याचल पर्वत श्रेणी, यहाँ पे लगभग फैली हुई है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी दिख रहा है कि नॉर्थ भारत और साउथ भारत को 2 भाग में बांट रहा है। ठीक, यही पर्वत श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ही है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 2 भाग में बांटने का काम करती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी बहुत सारी पर्वतों की श्रृंखला है, इसमें अपने आप में बहुत सारी पर्वत है, जिसमें है विंध्य पर्वत। इसको इसको फिर से अब अलग अलग भाग में बांटे हैं, ऐसा मान के चल सकते हैं। विंध्याचल पर्वत श्रेणी लंबी सीरीज हो गई, तो 3 भाग में बांटे हैं। विंध्य पर्वत, हारनेर, हारनेर, कैमूर। ठीक, कैमूर। विंध्याचल पर्वत श्रेणी 2 भाग में बांटती है पूरे भारत को। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को ऑलरेडी 3 भाग में, उसकी खुद में 3 भाग में बांटा हुआ है, विंध्य पर्वत श्रेणी, हारनेर और कैमूर। ठीक है, भाग में बांटा हुआ है। कैमूर, कैमूर पर्वत, हसदेव, कैमूर पर्वत श्रेणी, इतना हुआ। अब इसको मैं बोल रही हूँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी मेन ऐसा फैला हुआ है करके।
छोटी छोटी पहाड़ियाँ ऐसे ऐसे छोटा 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 करके यहाँ तक थोड़ा थोड़ा करके फैल जाता है। ये इधर क्या बताई थी आप लोग को, अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक। इन दोनों के बीच में है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, मतलब ये दोनों बीच में जहाँ पे दोनों को जो अलग करती है, जो फॉल्ट बनी है, उसको बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF के नाम से जानते हैं। क्या है ये ग्रेट बाउंड्री फॉल? हिमालय पर्वत पढ़ाते टाइम में भी दो बताई हूँ आप लोग को, दो फॉल्ट बताई हूँ, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच, और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच, मेन सेंट्रल थ्रस्ट और मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक। ये क्या है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट क्या है, दोनों के बीच में अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बीच में जो फॉल्ट है वो क्या कहलाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। हुआ इतना चीज, ठीक। अब इसके दक्षिण में है ये बता दिया आप लोग को, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ठीक। यहाँ से बहती है नर्मदा नदी, के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, और उसके दक्षिण में है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत। ये क्या है आपकी, यहीं आसपास से क्या बहती है, तापी नदी कल बताई थी, तापी नदी, ठीक। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके दक्षिण में क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है, उसके दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत। अब नर्मदा नदी के बारे में ये है, ये दोनों पर्वत हो गया, इनके बीच का भी क्षेत्र दरार है, ठीक। उस दरार से बहती है आपकी नर्मदा और तापी नदी, ठीक है, सतपुड़ा के बीच में, ठीक। हाँ, दोनों नदियां बहती है, ये हो गया क्या, सतपुड़ा, और उसके बीच में नर्मदा तापी। हमेशा ये क्वेश्चन आता ही है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदियां दरार से होकर बहती है, वैली से होकर बहती है करके, ठीक है। क्योंकि ये तीन ही नदियां हो गई, तापी, नर्मदा, और इधर क्या बताई थी, दामोदर नदी। ये तीनों नदियां ही है जो दरार से होकर बहती है, ठीक। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है कि दरार से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है। इधर में अगर पूछे, छोटा नागपुर के पठार वाले में तो हो जाएगा दामोदर, इधर वाले में पूछे हो जाएगा तो नर्मदा और तापी नदी। दरार में बहने से क्या होता है, इसका ढाल जो है इधर है, इधर ढाल है, उधर नदियां बहती है, लेकिन चूंकि ये दरार से होकर बह रही है, ठीक। दरार मतलब कि ऑलरेडी ये दो चट्टान पहाड़ लोग हैं, वो तोड़ने में वो सक्षम नहीं है, तो जिधर उसको जगह मिलता है उधर जाते हैं, चाहे ढाल इधर है फिर भी, ठीक। यही इसकी विशेषता है, ठीक है। ये हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत को भी फिर से अलग अलग भाग में बांटे हैं ना। बीच वाला भाग इसका कहलाता है महादेव पर्वत, महादेव, और इधर वाला भाग कहलाता है मैकल पर्वत, मैकल पर्वत श्रृंखला, मैकल या मैकाल भी बोलते हैं, ठीक। मैकल पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ में आई हुई है ना। सतपुड़ा पर्वत को फिर से अलग अलग भाग में बांट रहे हैं। बीच वाला भाग जो है महादेव पर्वत के नाम से जाना जाता है, ठीक। उसका जो सबसे पूर्वी वाला भाग है ये क्या है, मैकल पर्वत श्रृंखला, ठीक। यही मैकल पर्वत श्रृंखला का विस्तार, अब देखो यहाँ तक आ गया है मैकल पर्वत, यही पे क्या है, छत्तीसगढ़ है, तो इसके यहाँ कवर्धा वाले क्षेत्र में मैकल आ जाता है, ठीक। यही है मैकल पर्वत श्रृंखला, ठीक। हुआ मैकल पर्वत, मैकल, यही मैकल पर्वत श्रृंखला के कारण ही छत्तीसगढ़ में क्या क्षेत्र उत्पन्न होता है, दृष्टि छाया क्षेत्र, शैडो क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे,
ये हो गया मैकल पर्वत। और जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी है गढ़ की चोटी। गढ़ सुने हो? गढ़ की चोटी, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। एमपी में आ जाता है धूपगढ़ की चोटी, है ना। पूरा पर्वत श्रृंखला 2 भाग में बांट दिए इसको। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, ऊंचाई है 1350 मीटर। ठीक। अगर इसके अंदर और जाए ना तो धूपगढ़ की चोटी इसमें आ जाएगा। सतपुड़ा श्रृंखला है उसको भी क्या मैं महादेव और मैकाले बांट दी हूँ। उसके अंदर और घुसे तो धूपगढ़ आ जाएगा आपके इसमें महादेव वाले में। ठीक है, महादेव वाला उसके और अंदर घुसे तो फिर आ जाएगा महादेव पर्वत श्रेणी में। वैसी है मैकाल पर्वत श्रृंखला या मैकल, उसकी सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक, देखो सतपुड़ा ऑलरेडी 2 भाग में बटा हुआ है, महादेव और क्या मैकल। ठीक, ओवरऑल सतपुड़ा पूछे तो आपका क्या रहेगा धूपगढ़ ही रहेगा। ठीक, अगर आपको फिर महादेव की भी पूछे तो फिर क्या रहेगा धूपगढ़ ही रहेगा। धूपगढ़ सतपुड़ा के अंदर किस में है? महादेव में है। ठीक, और अगर मैकल की ऊंची चोटी पूछे तो फिर क्या है अमरकंटक की चोटी। उसका हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अमरकंटक की अगर अगर आप लोग इसका हाइट जानना ही चाहोगे तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, हाँ इसमें अब एक चीज बताओ मेरे को, मैं आप लोग को इसमें पूरा समझा दे रही हूँ लोकेट कर करके, ये यहाँ पे है ये यहाँ पे है करके। अगर अब आप लोग को पूछ देता है कि छोटा नागपुर का पठार दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के कौन से दिशा में है, आपको ऑप्शन दे देगा उत्तर दक्षिण उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, तो ये फिर आप लोग बना लोगे। ठीक, कर लोगे ना दिशा, नॉर्थ नॉर्थ साउथ पूर्व पश्चिम, फिर ये उत्तर पूर्व हो जाता है, पूर्व दक्षिण, ऐसा कर, पूर्व पश्चिम करके। ठीक है, तो ये आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसलिए मैं एक एक का ये करके नहीं बता रही हूँ कि इसके उत्तर पश्चिम में है ये उसके उत्तर दक्षिण में है, ये चीज बार बार नहीं कर रही हूँ, तो ये आप लोग समझ जाओगे ना, है ना। देखो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ, ये क्या है पश्चिमी घाट, कल पश्चिमी घाट के कौन से दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी स्थित है? अब बताओ कहाँ पूर्व में? मैं इसका थोड़ी ना प्रायद्वीपीय पठार का नहीं पूछ रही, मैं आपको एक जगह क्वेश्चन सुनो मेरा, पश्चिमी घाट के कौन से दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है? दिशा मैप में देखना जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो ना, ऊपर हमेशा क्या रहता है उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये वाला भाग जो है उत्तर पूर्व रहता है, ये वाला दक्षिण पूर्व, ये रहता है आपका दक्षिण पश्चिम, और ये क्या रहता है उत्तर पश्चिम। ठीक, अब देख के बताओ कि जो ये है पश्चिमी घाट है उसके कौन से दिशा में मैकल पर्वत श्रेणी है? उत्तर पूर्व में रहेगा। ठीक, यही चीज पूछ रही हूँ कि इतना सब लोकेशन बता बता देने के बाद अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बता लोगे? ठीक, ऐसा लिखना और ये करना, यहाँ से सीधा ही दिख रहा है इधर पे है करके, उत्तर तो ये डायरेक्ट ये वाला हो जाएगा, थोड़ा तिरछा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि अब वो आपका बेसिक नॉलेज जानना चाह रहे हैं कि आपको है कि नहीं है, क्योंकि इधर में तो ये चीज नहीं आया है। ऊपर जो आप लोग को इतना सारा पर्वत बताई हूँ, लद्दाख काराकोरम जाश्कर ये सब, तो बार बार वो घूम घूम छा रहा है कि पीर पंजाल यहाँ पे बताई हूँ आप लोग को, पीर पंजाल के कौन से दिशा में कैलाश पर्वत श्रेणी है? ये आपका कैलाश है और ये आपका पीर पंजाल है, तो पूर्व भी एकदम नहीं हो जाएगा, इसके लगभग आए पूर्व ये हो जाएगा। ठीक, तो ये भी आपका उत्तर पूर्व आ जाएगा। ठीक, तो
ये चीज सीख जाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे, कोई एक लोकेशन दे देगा, दूसरे का लोकेशन पूछेगा। इंडिया में भी वैसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, एक लोकेशन देगा और दूसरे का लोकेशन पूछेगा। यही क्या है, आपका बेसिक नॉलेज है, ठीक। इसलिए इस पार्ट में इतना टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से आ रहे हैं, ठीक। आगे बढ़े। हो गया विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, महादेव, मैकल। अब छोटा छोटा पार्ट है, जैसे मालवा का पठार। मैप बनाए होंगे, उसमें लिखते जाओ मालवा का पठार कहाँ पे, राजस्थान और थोड़ा सा मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में है मालवा का पठार, ठीक। वैसे ही इस वाले क्षेत्र में है बघेलखंड का पठार, ठीक। बघेलखंड, ठीक। इसके आसपास में आपका बुंदेलखंड, इसके आसपास में आपका पड़ता है बुंदेलखंड, ठीक। लगभग लोकेशन ये अब आपका क्या हो गया, मालवा का पठार राजस्थान मध्य प्रदेश का क्षेत्र, बघेलखंड का पठार जो एमपी और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, अपन पढ़ते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार, ठीक। बघेलखंड का पठार, और यहाँ पे आ जाता है लगभग आसपास में बुंदेलखंड का पठार, ठीक। ये सब क्या है, प्लेटू है, पठार है, ठीक। थोड़ा बता दी, महादेव हो गया। अजंता की पहाड़ी अगर आपसे पूछें, बता लोगे अजंता की पहाड़ी कहाँ है? महाराष्ट्र। अजंता आप लोग जानते हो कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो अजंता की पहाड़ी पूछ दे तो महाराष्ट्र, ठीक। वैसे ही छोटा छोटा है, जैसे तमिलनाडु का मैदान है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश का मैदान, ठीक। तो ये सब नाम से क्लियर हो जाएंगे कि ये पार्ट जो है इसमें स्थित है। छोटा नागपुर का हो गया, ये सब हो गया, क्लियर है। राजमहल की पहाड़ी ना थोड़ा ऊपर है, ठीक। इधर मालदा गैप पढ़ेंगे, उसके इधर है, ठीक। राजमहल की पहाड़ी। हाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ जो बताई थी ना, उसमें एक चीज याद रखना, नेतरहाट करके जगह है। छोटा नागपुर का पठार बताई थी, उसमें स्थित है छोटे छोटे मोनेड नॉक। मोनेड नॉक क्या होता है, भयंकर नाम, मोनेड नॉक। बताती हूँ क्या है मोनेड नॉक। मोनेड नॉक में एक शहर स्थित है, नेतरहाट, नेतरहाट, ठीक। इसको याद रख लेना, ये शहर। अब मोनेड नॉक क्या है, समतल प्लेन एरिया होता है, ठीक। समतल प्लेन एरिया को इरोजन करने का, अपर्दन करने का काम कौन करता है, नदी करता है, ठीक। तो कोई समतल एरिया है, वहां से नदी लगातार बह रही है, बह रही है, बह रही है, जो जमीन पानी में घुलने के लायक है, जिसको नदी अपर्दन करने में सक्षम होती है, वो जगह बह के निकल जाता है, ठीक। लेकिन कुछ चट्टान क्या रहती, बहुत कठोर रह जाती है, ढीठ रह जाती है, उसको वो तोड़ नहीं पाता है। तो जो शेष चट्टान वहां पे बच जाती है, उसको बोलते हैं मोनेड नॉक, ठीक। तो जो छोटा नागपुर का पठार है, उसमें छोटा 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 बहुत सारे क्या है, मोनेड नॉक है, शेष बचा हुआ स्थल है। वैसी एक मोनेड नॉक पे बसा हुआ शहर है नेतरहाट। नेतरहाट क्या है, शहर है, ठीक। तो नेतरहाट एक शहर है, कहाँ पे स्थित है, एक मोनेड नॉक में। मोनेड नॉक कहाँ वाला क्षेत्र है, इसका छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है, ठीक। कैमूर पर्वत भी बता दी, मालवा इसमें अब कुछ कुछ पहाड़ है, जैसे गड़जात की पहाड़ी लिख सकते हो आप लोग। गड़जात की पहाड़ी आ जाएगी आपकी उड़ीसा में ही, ये उड़ीसा, उड़ीसा में आ जाएगी गड़जात की पहाड़ी, ठीक है। अजंता पहाड़ी बता दी, महाराष्ट्र में, ठीक। बालाघाट श्रेणी, ये महाराष्ट्र में फैले हुए, जो हरिश्चंद्र की श्रेणी बताई थी उसके आसपास तक फैली हुई बालाघाट श्रेणी, ठीक। मालवा का पठार हो गया, बुंदेलखंड का पठार हो गया, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, ठीक। अब एक पार्ट बच जाता है आपका मेघालय का पठार, ठीक। ये तो हो गया बांग्लादेश। ये वाला बीच वाला जो क्षेत्र क्या रहता है, मेघालय का पठार, ये वाला क्षेत्र, ठीक। यहाँ पे स्थित है मेघालय का पठार। मेघालय के पठार की 3 चोटियां आप लोग को बता चुकी हूँ, गारो खासी जयंतिया, पूर्वांचल पढ़ाते टाइम गारो खासी जयंतिया पहाड़ी बताई थी, वो कहाँ पे स्थित है, यही मेघालय के पठार में, ठीक।
यहाँ पे एक चीज याद रखना कि यहाँ पे था पहले, ये वाला जो बीच वाला क्षेत्र है वहां पे था पहले मालदा गैप। मालदा गैप, ठीक। मालदा गैप क्या था? अभी ये प्लेन इलाका है, गड्ढा नहीं दिखता है। पहले ये था, वहां पे गैप बना हुआ था, जब टेक्टोनिक क्रिया हो रही थी, इधर इधर अलग हुआ था, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ था जिसको मालदा गैप के नाम से जानते हैं। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ की नदियाँ, इतनी सारी नदियाँ इधर भी बह रही है, नदियाँ बहते गई जमीन जो पर्वत है उसको इरोजन कर करके जो अवशेष है उसको यहाँ पे लाके जमा कर दिया है। अब ये गैप नहीं है, पूरा जुड़ चुका है। लेकिन पहले यहाँ पे क्या था? मालदा गैप था। तो मालदा गैप कौन सा वाले क्षेत्र में था? तो ये इधर वाले क्षेत्र और इधर वाले क्षेत्र, मतलब पूर्वांचल क्षेत्र और शेष भारत का बीच वाला जो क्षेत्र है वही क्या था? मालदा गैप था, जो कि अब भर चुका है। ठीक, या वहां पे था मालदा गैप। मेघालय का पठार बता दी, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी स्थित है। ठीक, वाह। और कोई सा क्षेत्र दिख रहा है जो बचा है? खालघाट बोरघाट बता दी। तेलंगाना का पठार कहाँ पे रहेगा? तेलंगाना में ही रहेगा। आगे बढ़े फिर। दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ में आ जाएगा। उसको आप लोग पूरा डिटेल कहाँ पे पढ़ोगे? छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे। ठीक, दंडकारण्य का पठार। वैसे ये छत्तीसगढ़ का मैदान भी इसका पार्ट है, उसको भी कहाँ पढ़ेंगे? पूरा छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में। हाँ? उसका ही पार्ट है, हाँ। यहाँ तक देखो फैला हुआ है, लेकिन अगर जब आपको पार्ट पूछे कि किसका भाग है, 4 भाग बटा हुआ है, उसमें से किसका है, तो फिर इसका वाले में आ जाएगा। ठीक, क्या बोले? क्लियर? रॉयल सीमा भी कल बता दी थी। ठीक, कहाँ पे है रॉयल सीमा? आंध्र प्रदेश में है। विशेषता क्या बताई थी? खनिज संसाधन से परिपूर्ण है, बहुत ज्यादा है। और उसकी एक विशेषता और है कि वो बेचारा जो है ना, एकदम क्या है, अभागा क्षेत्र है। वो जो रॉयल सीमा है, ये वाला क्षेत्र है, उसको ना इधर से वर्षा मिलती है, दक्षिण पश्चिम जो मानसून जाता है ना, वहां से ना वहां पे वर्षा होती है, ना उत्तर पूर्व से जो मानसून आती, वहां से भी वहां पे वर्षा नहीं होती। ठीक, तो जो अपना ये वाला क्षेत्र है, थार मरुस्थल वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र सूखा क्षेत्र है। उसके बाद जो सेकंड सूखा क्षेत्र है वही ये है, रॉयल सीमा। ठीक, वही इसलिए बोल रही हूँ अभागा क्षेत्र है, लेकिन उसको भी कुछ प्राप्त हो गया, क्या मिल गया? खनिज। खनिज के बेस पे पूरा उसका इकोनॉमी चलता है, रॉयल सीमा। अब चलते हैं कहाँ पे? हमारे थर्ड वाले भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक, उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहला क्या था? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा क्या था? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा वाला भाग क्या है हमारा? उत्तर का विशाल मैदान। ये यहाँ तक तो हिमालय खत्म हो चुका है। इसके हिमालय जहाँ पे खत्म हुआ, उसके दक्षिण का क्षेत्र कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला क्षेत्र। ठीक, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा मैदान आ जाएगा, राजस्थान वाला आपका मैदान, ये सब। ठीक, ये है आपका उत्तर का विशाल मैदान। मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों से। ठीक, नदियाँ आती है, पहाड़ पर्वत को अपर्दन करके बहुत सारा मलबा लेके आती है, मलबा को लाके बिछा देती है प्लेन क्षेत्र में, वही धीरे धीरे क्या बन जाता है? मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हिमालय पढ़े, हिमालय से बहुत सारी नदियाँ आ रही थी, वो यहाँ से पूरा कंकड़ पत्थर तोड़ ताड़ के लाके धीरे धीरे यहाँ पे पूरा बिछाई। ठीक, वो धीरे से क्या किस में परिवर्तित हुआ? मैदान में। ठीक, इसी को हम लोग बोल रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान किधर है पूछेंगे तो हिमालय पर्वत के दिशा दक्षिण। ठीक, नीचे है, ठीक है, दक्षिण में है। ये हो गया।
उत्तर का जो विशाल मैदान है उसको संरचना के आधार पर, मतलब जिस प्रकार से वो बनी है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 भाग में बांटा गया है। भाबर, तराई, बांगर, खादर। ठीक, अभी संरचना के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है भाबर। नदियां ऊपर से आई, पर्वत को तोड़ ताड़ के लेके आई। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो था, हिमालय के जस्ट नीचे वाला क्षेत्र था आपका भाबर। इसमें क्या है, अब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। ये कैसा क्षेत्र है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर। ठीक, हिमालय को तोड़ के लाई होगी तो पहले बड़ा पत्थर ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो भाबर वाला क्षेत्र कैसे है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र हैं जो हिमालय के जस्ट नीचे यानी कि दक्षिण में स्थित है। ठीक, इसमें क्या होती है, जो नदियां हैं वो विलुप्त हो जाती हैं। नदियां क्या है, प्राय है। ठीक, बड़े बड़े पत्थर हो गए, उसके बीच से नदी गुजरेगी तो पूरा पानी उसके पत्थर के नीचे नीचे चला जाएगा, नदियां दिखेगी क्या, नहीं दिखेगी। तो ये वही क्षेत्र है भाबर, कैसे वाला क्षेत्र है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कंकड़ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, वहां भी नदियां बहती है लेकिन नदियां डायरेक्ट दिखती है क्या, नहीं, वो विलुप्त पाई रहती है, उस पत्थरों के बीच से बहती है। कौन से वाले क्षेत्र में, भाबर क्षेत्र से। ठीक, भाबर के जस्ट नीचे आपका है तराई, के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र में आ जाएगा आपका तराई वाला क्षेत्र। तराई वाला क्षेत्र क्या है, ये अब दलदल इलाका है, दलदली क्षेत्र है। कंकड़ पत्थर थी वो नीचे आ गई और उधर पे क्या मिलता है, दलदली क्षेत्र मिलता है। दलदली क्षेत्र है तो यहाँ पे जो विलुप्त नदियां थी वो यहाँ पे पूरा दिख जाती, विलुप्त नदियां क्या होती है, दिखाई देने लगती, दिखाई देने लगती। ठीक, कैसा क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, दलदली क्षेत्र है। ठीक, उसका स्ट्रक्चर याद रखना है कि भाबर मतलब कि कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र, तराई मतलब कि दलदली क्षेत्र। ठीक है, कंकड़ पत्थर है मतलब ऑब्वियस है कि नदियां विलुप्त हो जाएगी, दलदली है मतलब कि नदियां दिखाई देने लग जाएगी। ठीक, ये तराई वाला जो क्षेत्र है ना, ये पहले इसमें घनी जंगल थी, बहुत ज्यादा जंगल था, लेकिन अब क्या हो चुका है, उस जंगलों को काट करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा चुका है। ठीक, दलदली क्षेत्र है मतलब पेड़ पौधे उगने में सक्षम थे, वहाँ पे क्या था, घने जंगल थे, लेकिन अब उस जंगलों को काटकर कृषि के उपयुक्त बनाया जा चुका है। ठीक, अब आता है बांगर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा मतलब कि एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मृदा। स्पेलिंग देख लेना आप। ठीक, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल सॉइल। ठीक, ये क्या है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा क्या रहता है, नदियां से, नदी के द्वारा जो मिट्टी बनती है वही क्या है, जलोढ़ मृदा है। ठीक, अब ये कोई नदी बह रही है, अपर्दन करके हर साल मिट्टी लेके आ रही है, तो पुरानी जलोढ़ मृदा क्या रहता है, इसके दूर इलाके में फैला हुआ मृदा रहता है। ये आपकी नदियां हो गई। ठीक, नदियां बह रही थी बह रही थी बह रही थी, इसके दूर इलाके में जो फैला हुआ क्षेत्र है वो क्या रहता है, पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक, वही क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है। यहाँ पे क्या होता है, अगर ये नदी है, नदी के में अगर बाढ़ आ गया तो यहाँ बाढ़ का पानी हमेशा यहाँ पे पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि वो उससे दूर में स्थित है और अपेक्षाकृत ऊंचा रहता है। ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है इससे ऊंचा रहता है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। ठीक, और क्या है, इसमें बाढ़ का जो पानी है, नदियां है, नदियों में अगर बाढ़ आ गई तो बाढ़ की पानी वहां तक नहीं पहुंचता है, मतलब इसका नवीनीकरण होता रहता है क्या, नहीं, पुराना ही रहता है। ठीक, लेकिन ये भी उपजाऊ रहती है, अगर इसमें सिंचाई किया जाए तो इसमें कृषि किया जाना संभव है। ठीक, पुरानी जलोढ़ मृदा है लेकिन क्या रहती है, उपजाऊ रहती है, कृषि के लिए युक्त है। बांगर में ही एक संरचना मिलती है, मिट्टी की संरचना, जिसको बोलते हैं रेह या कल्लर, रेह या कल्लर। ये क्या होता है, मिट्टी का ही ये है, टाइप है। रेह या कल्लर ऐसी मृदा होती है जहाँ पे लवणता यानी कि नमक की अधिकता हो जाती है।
कैसे? मिट्टी है, मिट्टी में बार बार सिंचाई की है, बार बार सिंचाई की है, ठीक। सिंचाई करने से धीरे धीरे क्या हो जाता है, वहाँ का जो क्षेत्र है, पानी तो ऊपर ऊपर चला जाता है, लेकिन सिंचाई के कारण, बार बार सिंचाई के कारण धीरे धीरे वहाँ की लवणता क्या है, बढ़ जाती है। लवणता बढ़ने से नमक वाला क्षेत्र बन जाता है, ऊपर नमक फैल जाता है, तो वो कैसे दिखने लग जाता है, वाइट दिखने लग जाता है, सफेद, ठीक। सफेद दिखने लग जाता है, तो जो मिट्टी सफेद दिख जाती है और जिसमें लवणता अधिक है, ज्यादा खारा है, ठीक, सैलिनिटी ज्यादा हो गई है, उस भूमि को नाम जानते हैं रेय या कल्लर के नाम से, ठीक। रेय या कल्लर किसके अंतर्गत आती है, बांगर के अंतर्गत, ठीक है। रेह कलर को याद रखना कि एक ऐसी मिट्टी है, सफेद रहती है और इसमें लवणता अधिक रहती है, सैलिनिटी ज्यादा रहती है। कैसे क्षेत्र में मिलती है, कैसे क्षेत्र में मिलती है, तो जहाँ सिंचाई ज्यादा होती है वहां मिलती है, ठीक। तो ज्यादा सिंचाई के कारण ही ऐसा कंडीशन बनता है, ठीक। गर्मी ज्यादा पड़े और सिंचाई ज्यादा हो, वो वाला कहला जाता है रेया कल्लर, ठीक। तो बांगर क्या हो गया, पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर है अब नवीन जलोढ़ मृदा। इसको इंग्लिश में यही बोलते हैं ना, बांगर, तराई, खादर, भाबर, यही बोलेंगे इंग्लिश में। खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू एलिवल सॉइल। अब ये कैसा क्षेत्र है, नदी बह रही है, ज्यादा दूर का क्षेत्र क्या था आपका, बांगर था। ये नदी के एकदम पास वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये है आपका खादर, ठीक। नदी का जस्ट किनारे वाला जो क्षेत्र, किनारे वाला जो क्षेत्र रहता है, वो रहता है खादर, ठीक। जो अपेक्षाकृत और ज्यादा उपजाऊ रहती है और जहां बाढ़ का पानी हर वर्ष पहुंचता है, ठीक। क्लियर है, ये नदी है, इसमें बाढ़ आ गया तो पानी कहाँ पहुंचेगी, खादर वाले क्षेत्र में, ठीक है। ये हो गया आपका खादर, और इसका क्रम भी वही रहेगा, बांगर, उसके नीचे खादर, ठीक। क्लियर। उत्तर का विशाल मैदान, उसको संरचना के आधार पर, मतलब उसकी मिट्टी के संरचना के आधार पर चार भाग में बांटे हैं, भाबर, तराई, बांगर, खादर, ठीक। क्रम आप लोग याद रखेंगे ही। भाबर कैसा वाला क्षेत्र है, कंकड़ पत्थर वाला क्षेत्र है, जहाँ पे नदियाँ क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। उसके नीचे वाला कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तराई। तराई कैसा क्षेत्र रहता है, दलदली क्षेत्र रहता है, जहाँ नदियाँ पुनः दिखने लग जाती है, ठीक। बांगर क्या रहता है, पुरानी जलोढ़ मृदा, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुंच पाता है, ठीक। एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, रेह या कल्लर, जो कैसी रहती है, लवणता वाली मिट्टी रहती है, सैलिनिटी वाला सॉइल रहता है। उसके बाद क्या है, खादर। खादर कैसा वाला मिट्टी रहता है, नवीन जलोढ़ मृदा रहती है, जहां बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंच जाता है, ठीक। प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुंच रहा है, नया नया, मतलब कि क्या रहेगा, ज्यादा उपजाऊ रहेगा ही, ठीक। हुआ, ये हो गया संरचना के आधार पर। अब बांटते हैं इसको क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर उत्तर का विशाल मैदान, पहला है सिंध का मैदान, ठीक। स्ट्रक्चर के आधार पर बांट दिए। अब लोकेशन वाइज देख रहे हैं कि सिंध का मैदान, सिंध का मैदान मतलब कि ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, नदी जहाँ पे बहती है, ये लगभग वाला क्षेत्र, ठीक। सिंध का मैदान, ये जो उत्तर का विशाल मैदान, मेन जो है वो तीन भाग में बटा हुआ है, जिसको गंगा के मैदान के नाम से जानते हैं, गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, ठीक। इसको पश्चिमी गंगा, मध्य गंगा और पूर्वी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये जो सिस्टम जमा है उसके हिसाब से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, सिंध का मैदान। सिंध का मैदान का मतलब है, मैदान किससे बनता है बोली थी, से, मतलब कि सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो है आपका सिंध का मैदान। नदी द्वारा निर्मित सिंधु नदी पर जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में बहती है, के आसपास वाला जो मैदान निर्मित है वो क्या है आपका सिंध का मैदान, ठीक। वैसे ही है पंजाब का मैदान। पंजाब का मैदान मेन फैला हुआ है पंजाब में, ठीक। पंजाब की पंचनद नदियों के बारे में सुना होगा आपने, सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, ठीक, चिनाब, झेलम, यही सब क्या है उससे मैदान बनती है। पंजाब का मैदान, उसको जानते हैं अपन पंजाब, अब
या फिर पंचदोआब। दोआब का मीनिंग क्षेत्र। तो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? दोआब कहलाता है। यहाँ पे मेन 5 नदियां हैं। 5 नदियों के बीच बीच में मैदान निर्मित है, इसलिए इसको पंच दोआब के नाम से जान रहे हैं। ठीक। वो पंच दोआब कौन कौन सा है? पहला है बिस्ट, दूसरा है बारी, तीसरा चौथा है छाछ, पांचवा है सिंध। ठीक। अब इसके नाम में ही छुपा हुआ है कि ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है। बीस्ट जो मैदान है वो है व्यास और सतलज, सतलज नदी के बीच। ठीक। तो बना है व्यास, ट से याद रख लेना क्या? सतलज। वैसी है बारी, बारी का फिर से है व्यास और रावी। ठीक। रचना का है फिर रावी और नाब। छाछ का है झेलम और चिनाब। ठीक। सिंध वाला जो क्षेत्र है ये थोड़ा सा लग, झेलम पश्चिनाब। ठीक। और सिंधु नदी। ठीक। ये क्या है? 5 दोआब है, तब दो दो नदियों के बीच में स्थित है। बिस्ट क्या है? व्यास और सतलज के बीच में है। बारी क्या है? व्यास और रावी के बीच में है। रचना क्या है? रावी और चिनाब के बीच में है। छाछ झेलम और चिनाब के बीच में है। सिंध जो है झेलम चिनाब और के बीच में। ठीक। दिख रहा है कि दिख रहा है कि नाम उसी के बीच में अटका हुआ है, जो शॉर्ट फॉर्म है उसमें इसका लॉन्ग फॉर्म छिपा हुआ दिख रहा है। ठीक। इसको मैप में बताना पड़ेगा कि समझ गए। जम्मू कश्मीर, जम्मू वाले कश्मीर वाले क्षेत्र में बहता है आपका सिंधु नदी। ठीक। के नीचे बहता है झेलम और फिर बहता है चिनाब, फिर रावी, सच और व्यास। ठीक। ये आपका सिंधु, रावी और ये है सच, व्यास। ये है आपका सतलज। ठीक। पांचों नदियां हो गई। सिंधु और झेलम, ये इसको क्या बोल रही हूँ मैं? सिंध का झेलम चिनाब और सिंधु नदी, ये दोनों नदियां हैं। ये आगे बह के क्या दोनों एक में मिल गई है। ठीक। ये दोनों बीच वाला क्षेत्र कहला रहा है आपका सिंध। ठीक। तो दोआब, झेलम और चिनाब का बीच वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है? छाछ। ये वाला आपका क्या रहेगा? छाछ। ठीक। अब रावी और चिनाब, उसका बीच वाला क्षेत्र क्या कहला रहा है? रचना। क्या? रचना दोआब। रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र बारी, बारी ये हो गया बारी। और व्यास और सतलज के बीच का ईस्ट। ठीक। क्लियर हुआ? पांचों दोआब, 5 नदियां और बीच के वो अंदर में धसी हुई है। दोआब, रचना दोआब, छाछ दोआब, बारी और ईस्ट। ठीक। पांचों हो गया। नाम भी क्लियर है, एक नाम देने से आप लोग जान जाएंगे कौन कौन से बीच का नदी है। बीच नदी जो जो दो नदियां हैं ना, उस बीच का क्षेत्र। जैसे ये एक नदी बह रही है, ये एक नदी बह रही है, इसी में का कोई नदी बता देती हूँ। व्यास नदी, ये व्यास नदी हो गई, ये हो गया सतलज नदी। दोनों हर साल बह रही है, बह रही है, बह रही है।
मिट्टी लेके आ रही है, ये ऐसा थोड़ा सा मिट्टी फैला दी, व्यास नदी थोड़ा सा मिट्टी फैला दी, ठीक। तो धीरे धीरे मिट्टी फैलते फैलते बीच में मैदान बनेगा। मैदान कैसे बनता है? वैसे ही बनता है ना। तो दोनों नदियों के मिट्टी फैलाने से जो क्षेत्र बन रहा है उसको ही मैदान बोल रहे हैं। और दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है, ठीक। तो यही है क्या? दोआब। दो नदियों के बीच का मैदान कहलाता है आपका दोआब, ठीक। ऐसी ये सब नदियां दो दो, जो मैदान है दो दो नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए इसको दोआब बोल रहे हैं। टोटल 5 दोआब है, इसलिए पंच दोआब या पंच आब के नाम से जानते हैं, ठीक। और ये जो पांचों नदियां है इसको पंच नदी के नाम से जानते हैं। नदी पढ़ेंगे आप वहां तंत्र, तब पंच नदी। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अब है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान राजस्थान वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक, ये हो गया आपका राजस्थान क्षेत्र। इसके क्षेत्र में लगभग यहाँ पे तो अरावली थी, है ना। अरावली के पश्चिम में क्या है आपका? राजस्थान का मैदान। कैसा क्षेत्र है ये? का क्षेत्र है, सब लोग जानते हो, डेजर्ट इलाका है ना। लेकिन यहाँ भी सिंचाई हो रही है, वो हाँ, ठीक का क्षेत्र है, लेकिन सिंचाई करके यहाँ भी कृषि अब संभव हो रही है। यह है राजस्थान वाला क्षेत्र। यहाँ पे क्या है आपका? थार का मरुस्थल, ठीक। थार का मरुस्थल जो कि क्या है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक। थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। यहाँ पे बहुत सारे झील है, जैसे सांभर झील, डिंडवाना झील, ठीक। सांभर झील, डिंडवाना झील वो है खारे पानी की झील है, तो अपन उसमें देखेंगे ही। और राजस्थान का मैदान कहाँ पे है? राजस्थान में है। राजस्थान में भी कहाँ पे? अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। वहां पे मेन क्या है? थार का मरुस्थल। इसके उसके अलावा गंगा का मैदान, ठीक। गंगा का मैदान बताइए इधर, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा। ये है आपका गंगा का मैदान, ठीक। गंगा के मैदान को 3 भाग में बांटे हुए हैं, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, ठीक। ये मध्य और निम्न, ठीक। दिशा अगर बात कर लेते हैं, पश्चिमी गंगा रहेगी, ये मध्य गंगा रहेगी और ये पूर्वी। और यही जो है सबसे बड़ा मैदान है, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक। और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। संख्या सबसे ज्यादा निवास कहाँ पे करती है? मैदान वाले क्षेत्र में, प्लेन इलाके में सब कुछ मिलता है वहां पे। सबसे प्लेन इलाका है, ठीक। सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। इसको और अगर देखें तो ये फैला हुआ है पश्चिमी पश्चिमी यूपी में फैला हुआ है गंगा। मध्य जो है मेन वाले में यूपी में फैला है, ठीक, पूर्वी और इसमें। और ये जो निम्न गंगा है वो आ जाता है आपके बिहार वाले क्षेत्र, ठीक है। तो हुआ। अब लास्ट है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ होगा? ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे? असम वाले क्षेत्र, ठीक। बहती यहाँ से बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो बह रही है उसके आसपास वाले क्षेत्र है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही एक द्वीप है, माजुली। माजुली अभी द्वीप समूह पढ़ेंगे उसमें, ठीक है? ब्रह्मपुत्र जो नदी बहती है ना, ये नदी बह रही है, के बीच में बना हुआ है ये माजुली का सबसे बड़ा नदी। हुआ इतना, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है उत्तर का विशाल मैदान। क्या क्या मेन पार्ट देख लिए? पहला तो संरचना के आधार पर 4 भाग में देख लिए, उसको क्या क्या क्रम से बताओ। हाँ, तराई, उसके बाद बांगर और खादर, ठीक। क्या क्या है वो जान गए आप लोग। उसके बाद फिर उत्तर के विशाल मैदान को फिर से अलग अलग भाग में बांटे हैं, क्या क्या? पहला तो सिंध का मैदान, सिंधु नदी जहाँ से बहती है। उसके बाद फिर पंजाब का मैदान,
पंजाब के मैदान में पंचदोआब क्षेत्र है, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। ठीक, क्या क्या है? बिस्ट, छाछ, रचना और सिंध, और एक बच गया पारी। ठीक, 5 दोआब वहां पे फैला हुआ है। उसके अलावा क्या है? गंगा का मैदान। ठीक, 3 भाग में ऑलरेडी बटा हुआ है। उसके अलावा क्या है? राजस्थान का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान लास्ट वाला। ये हो गया आपका उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, क्वेश्चन देखें। तटी मैदान कल करेंगे। तटी मैदान और द्वीप समूह, छोटा सा पार्ट बच गया है, जो रहा सहा जो बच गया क्षेत्र उसको इसमें डाल दिया है। तटी मैदान और द्वीप समूह मैं नहीं डाली हूँ भाई, भूगोल वेत्ता लोग डाले हैं। ये सब हो गया है? हो गया? क्या था इसका आंसर? बताओ। सी है। ठीक, बाद में आए वो लोग भी सॉल्व करके आए हो है? क्या? नल्ला मल्ला बता दी थी कि सबसे ऊपर है ना? अन्नामलाई सबसे नीचे है, अन्नामलाई के जस्ट ऊपर में नीलगिरी। तीनों को पकड़ने से मिल जाता है ये। बाकी फिर गलत हो जाते हैं, क्यों? कि अन्नामलाई नीलगिरी, अन्नामलाई को ऊपर चढ़ा दिए हैं नीलगिरी के, ये गलत ही हो गया था। ठीक, अन्नामलाई जवादी नीलगिरी नल्ला मल्ला, फिर यहाँ पे नल्ला मल्ला को दक्षिण में फेंक दिया है, जबकि नल्ला मल्ला क्या है? उत्तर में है, ये भी गलत हो जाता है। ठीक, और नल्ला मलाई नीलगिरी जवादी नल्ला, ये भी गलत ही हो जाता है, क्यों? कि ये वाला वादी और नीलगिरी। ठीक, मेन आपका क्या है? सी आंसर हो जाए। लिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? बताओ। अरावली है। महादेव पहाड़ियां भाग हैं। दा? ये अभी पढ़े आज ही। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई, यही क्वेश्चन। 65 बताई थी कि 1366 है, लेकिन एक बार जब क्वेश्चन है तो 1365 वो आंसर ले चुका है। क्लियर भी हो जाएगा। बाकी तो फिर 1600 में चला जाता है, ये 1500 में चला गया है, 1200 में, तो सबसे सटीक क्या बैठता है? 1365। ठीक, ऐसे कंडीशन में आप लोग उसका आंसर लगा सकते हैं। खत्म। तो फिर वहां पे आपके पास ये रहेगा कि आपके ऑथेंटिक क्या लिखा है? 1366 है, तो आप दावापत्ती सीधे से लगा सकते हो, 1366 हमारे बुक में है। ठीक, उसके बाद वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आंसर को लेता है, ठीक, या फिर विलोपित करता है। वैसे क्वेश्चन में, वैसे इस कंडीशन में सही तो ये है कि बुक में आपका 1366 है, तो 1366 कर ले, लेकिन वो फिर अपनी गलती छुपाने के लिए है। लेकिन वो हमेशा का नियम है, चीज से भयभीत नहीं होना है हमें, है उसके बाद ये वाला कंडीशन। तो डीओ के पेपर में 12 क्वेश्चन जान रहे हो दिए थे कोई? ठीक, दिए थे 12 क्वेश्चन, लेकिन उसके बाद भी बताई थी ना मेरे सर्कल से लोग बचे सेलेक्ट हुए ये डीओ में। ठीक, डीआरडी भी था हम। ठीक, तो यहाँ पे समअप करें क्लास। नेक्स्ट कल देखेंगे तटीय मैदान एवं